चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर आवाज और वीडियो क्लियर हो तो इंटीमेट करें तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? आवाज नहीं आ रही क्या? चलिए, मेरे ख्याल से सारी चीजें ओके हैं, तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल मैं आपको जो है गेट ट्रिगरिंग मेथड आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, कि एससीआर को गेट सिग्नल की हेल्प से खान सर को जेल हो गया है। क्यों जेल हो गया है भाई? क्या हो गया खान सर को? सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। मेरे ख्याल से स्क्रीन क्लियर है बेटा, यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर स्क्रीन है। क्या स्क्रीन में कोई दिक्कत आ रही है क्या वीडियो देखने में? प्रोटेस्ट, अच्छा ओके ओके कोई बात नहीं, ये सब तो प्रोटेस्ट चलता रहता है और इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, छूट जाएंगे, ज्यादा वो नहीं होगा। ठीक है, आप सही है ना? चलो ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए, कल हम लोग जो है अपना लास्ट ट्रिगरिंग मेथड देख रहे थे, दैट इज गेट ट्रिगरिंग मेथड। दैट इज गेट ट्रिगरिंग मेथड। ठीक है, गेट ट्रिगरिंग मेथड मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अपने एससीआर को गेट सिग्नल की हेल्प से टर्न ऑन करते हैं, तो अगर मैं गेट सिग्नल को इंक्रीज करूंगा तो इनिशियल कंडक्शन एरिया जल्दी बनेगा और बड़ा बनेगा। इनिशियल कंडक्शन एरिया क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर इनिशियल कंडक्शन एरिया इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा, तो ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे, तो एनोड करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर एनोड करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो एनोड करंट के बढ़ने का रेट बेटा क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर बेटा एनोड करंट का बढ़ने का रेट ज्यादा होगा तो एनोड करंट मेरा लैचिंग करंट तक कम टाइम पे पहुंचेगा, तो आपकी डिवाइस जल्दी ऑन हो जाएगी, तो आपका टर्न ऑन टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। साथ ही साथ J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन कराने के लिए जो फॉरवर्ड वोल्टेज है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो दिस इज नथिंग बट द गेट ट्रिगरिंग मेथड। अब गेट ट्रिगरिंग मेथड में आप किस किस टाइप के गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए, उसको डिस्कस कर रहे थे। तो जब शुरुआत में एससीआर इन्वेंट हुआ, तब जो है हम लोगों ने जो गेट सिग्नल दिया, वो कैसा गेट सिग्नल दिया? कॉन्टिन्यूअस गेट सिग्नल दिया। लेकिन कॉन्टिन्यूअस गेट सिग्नल का ड्रॉबैक ये था कि जो एससीआर होता है वो आपका सेमी कंट्रोल डिवाइस होता है। एक बार आपकी डिवाइस टर्न ऑन स्टेट में पहुंच जाती है, उसके बाद गेट का जो कंट्रोल होता है वो डिवाइस के ऊपर से रिमूव हो जाता है। मतलब गेट से अपना तो आप डिवाइस को ऑफ कर सकते हैं, ना तो ऑन कर सकते हैं। गेट लूजेज कंट्रोल ओवर द एससीआर। इसलिए बोला जाता है कि अगर एससीआर के ऑन होने के बावजूद भी अगर आप उसको गेट सिग्नल देंगे, तो गेट की जो पावर है वो किसी भी काम में नहीं आने वाली। वो सारी सारी पावर किसमें जाएगी? लॉस के फॉर्म पे जाएगी। अगर लॉस के फॉर्म पे जाएगी तो आपकी जो डिवाइस है वो हीट अप होगी। अगर हीट अप होगी तो उसकी इफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जनरली जो है स्टार्टिंग के समय में कॉन्टिन्यूअस गेट सिग्नल दिया जाता था, लेकिन avoid the continuous gate power loss after the device will be in the conduction state, we can remove the gate signal, so we cannot apply the continuous gate signal। तो वही चीज मैंने लिखी थी, by applying a continuous gate signal में क्या करते थे? in this type of gate triggering method we can apply a continuous gate signal until we want our SCR to be in the on state। ठीक है, तो continuous gate signal देते थे। इसका ड्रॉबैक होता था in this type of gate triggering method, the drawback is that once the device will be in the conduction mode, the gate has no control over the SCR. Therefore, once the device will be turned on, if we provide the gate signal, then the gate power loss will be going for the lossage. Therefore, the temperature of the device will be increased and the efficiency of the device will be reduced. Hence, this type of gate triggering method is not a efficient gate triggering method। ये आपका एक efficient gate triggering method नहीं है, जो कि कुछ सालों के बाद क्या कर दिया? बंद कर दिया गया। तो फिर हमने एक नया गेट सिग्नल देना चालू किया, और वो किस फॉर्म में देना चालू किया? पल्स के फॉर्म पे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पल्स फॉर्म में हमने गेट सिग्नल थोड़ी देर तक गेट सिग्नल दिया, उसके बाद गेट सिग्नल को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट ऑपरेशन में फिर से एससीआर को हो सकता है ऑन करना हो, तो फिर से जब भी ऑन करना होगा
तो जब तक आपकी डिवाइस ऑन नहीं होगी तब तक तो कॉन्टिन्यूअस गेट सिग्नल देंगे, लेकिन जैसी डिवाइस ऑन हो जाएगी गेट सिग्नल को रिमूव कर देंगे। तो फिर हमने पल्स गेट सिग्नल देना स्टार्ट किया। अभी जो गेट पल्स सिग्नल है उसमें ये जो T1 है, T1 रिप्रेजेंट कर रहा है विड्थ ऑफ द गेट सिग्नल। विड्थ ऑफ द गेट सिग्नल मतलब इतनी देर तक गेट सिग्नल प्रेजेंट है, ये विड्थ आप अप्लाई कर रहे हैं। और कैपिटल टी किसको प्रिंट कर रहा है, दैट इज द टाइम पीरियड, जो कि आप देखेंगे इतनी देर के बाद कैपिटल टी के बाद वेवफॉर्म अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द गेट पल्स सिग्नल। अगर आप इस गेट पल्स सिग्नल से अगर आप अपने एससीआर को ऑन करना चाहते हैं, तो जो गेट पल्स विड्थ होनी चाहिए, दिस द विड्थ ऑफ द गेट पल्स सिग्नल, ये जो विड्थ होनी चाहिए वो मिनिमम गेट पल्स विड्थ रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द एससीआर से क्या होनी चाहिए, या तो उसके बराबर होनी चाहिए या तो उससे बड़ी होनी चाहिए। अब मिनिमम गेट पल्स विड्थ रिक्वायर्ड तो आप देखेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, आपको लोड मालूम होगा कौन सा लोड लगाना है, लैचिंग करंट आपके एससीआर में लिखा होगा, और उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम गेट पल्स विड्थ रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द एससीआर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, मतलब अगर एससीआर को आपको ऑन करना है तो कम से कम इतनी देर तक तो गेट सिग्नल अप्लाई करना है। ठीक है, जो भी आप पल्स गेट सिग्नल अप्लाई करें उसकी विड्थ कम से कम इतनी होनी चाहिए। तो अगर आप इस गेट पल्स सिग्नल से आप अपने एससीआर को ऑन करना चाहते हैं, तो जो आपका गेट पल्स सिग्नल है उसकी विड्थ टी मिनिमम की या तो बराबर होनी चाहिए या फिर उससे बड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी गेट पल्स विड्थ जो है टी मिनिमम से कम है, टी मिनिमम से क्या है, मिनिमम इतने टाइम तक अप्लाई करना, अगर उससे कम टाइम तक अप्लाई करेंगे तो एससीआर टर्न ऑन नहीं होगा। तो अगर आप अपने इस गेट पल्स सिग्नल से आप अपने एससीआर को ऑन करना चाहते हैं, तो इस गेट पल्स की जो विड्थ होनी चाहिए वो या तो टी मिनिमम के बराबर होनी चाहिए या फिर उससे बड़ी होनी चाहिए, तभी आपका जो एससीआर है इस गेट पल्स सिग्नल से क्या हो पाएगा, टर्न ऑन हो पाएगा। ड्यूटी साइकिल मैंने बताया था, ऑन टाइम ऑफ द वेवफॉर्म डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म। आप जनरली जो है स्क्वायर वेवफॉर्म में ड्यूटी साइकिल निकालते हैं, आप देखेंगे आपको सर ने अगर एनालॉग में पढ़ाया था ड्यूटी साइकिल स्क्वायर वेवफॉर्म में, तो स्क्वायर वेवफॉर्म में ऑन टाइम ऑफ द वेवफॉर्म मतलब जितनी देर के लिए वेवफॉर्म प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म। टोटल टाइम पीरियड जनरली ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम के बराबर होता है। ठीक है, तो वहां से हम लोगों ने ड्यूटी साइकिल निकाल ली थी। ये गेट पल्स है, इसमें कितनी देर तक के लिए आपका जो है गेट सिग्नल प्रेजेंट है, T1 लेंथ के लिए टोटल टाइम पीरियड कितना है, कैपिटल T विल बी देयर, दैट इज T1 डिवाइडेड बाय T विल बी देयर। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो गेट सिग्नल आप प्रोवाइड करते हैं, गेट सिग्नल जो है लो पावर सर्किट होता है, और लो पावर सर्किट सिग्नल को जनरेट करने के लिए आपको एनालॉग डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। अब स्क्वायर सिग्नल है, दिस इज द स्क्वायर सिग्नल। ठीक है, जैसे या फिर आप इसको बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर सिग्नल है, रेक्टेंगल के फॉर्म का है। स्क्वायर बोलने की जगह आप इसको रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर सिग्नल। तो रेक्टेंगुलर सिग्नल, या फिर आप देखेंगे स्क्वायर सिग्नल अगर आपने जनरेट किया है, इसको क्या, जैसे मान लो ये स्क्वायर सिग्नल, ध्यान से देखो, एक ही स्क्वायर सिग्नल है, दिस इज हैविंग +5 एंड दिस इज -5। इसको रेक्टेंगुलर सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करिए, आप इसको 5 यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। मतलब आप क्या करेंगे, आप जो है डीसी 5 यूनिट का अगर मैं डीसी इसमें ऐड कर दूंगा तो दिस सिग्नल कैन बी कन्वर्टेड इनटू द रेक्टेंगुलर सिग्नल। ठीक है, स्क्वायर सिग्नल में अगर आप डीसी सिग्नल ऐड कर देंगे तो रेक्टेंगुलर सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, गेट पल्स सिग्नल को जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिमेट ट्रिगर यूज करते हैं, जो कि एक स्क्वायर पल्स जनरेटर हो, तो स्क्वायर सिग्नल को जनरेट कर लेगा। फिर उसमें हम डीसी सिग्नल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्लैंप कर देगा। ठीक है, अपने स्क्वायर सिग्नल को हम फिर क्लैंपर सर्किट से पास कर देंगे, क्लैंपर सर्किट उसमें क्या कर देगा, डीसी उतने डीसी वैल्यू से शिफ्ट कर देगा, और आपका जो स्क्वायर सिग्नल है वो रेक्टेंगुलर सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका गेट पल्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो गेट पल्स जनरेटर जो होता है वो लो पावर सिग्नल होता है। ठीक है, वहीं पर आपका जो है जो थारिस्टर होता है, ठीक है, एनोड और कैथोड के बीच में सोर्स और लोड लगा होता है। थारिस्टर जिस सर्किट में लगा होता है, जब भी थारिस्टर ऑन होगा वेरी वेरी हाई करंट, किलो एम्पियर्स में करंट पास करेगा। तो ये आपका जहां थारिस्टर या फिर एनोड और कैथोड या फिर जहां थारिस्टर लगा होता है वो आपका हाई पावर मेन सर्किट होता है, गेट आपका लो पावर, दैट इज दिस इज लो पावर गेट ड्राइव सर्किट होता है। अब हाई पावर सर्किट और लो पावर सर्किट को हम लोग डायरेक्टली कभी कनेक्ट नहीं करते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर हाई पावर सिग्नल का किसी फॉल्ट की वजह से 1 या फिर 2% करंट भी, अगर 1000 एम्पियर का अगर आप 2% भी निकालेंगे तो 20 एम्पियर होता है, 20 एम्पियर करंट अगर आपका जो है एनालॉग सर्किट पे फ्लो कर जाएगा तो एनालॉग सर्किट की धज्जियां उड़ जाएंगी, दिस इज द डिस्ट्रॉय, तो ये सर्किट आपका डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, लो पावर गेट ड्राइव सर्किट और हाई पावर गेट जो आपका
हाई पावर मेन सर्किट होता है उनको हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं इनके बीच में इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, दिस इज 1 to 1, जिसको आइसोलेशन मतलब ये इन दोनों जो है गेट ड्राइव लो पावर सर्किट और दैट इज आपका मेन सर्किट जो कि हाई पावर सर्किट है, बीच में इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड कर देगा। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करने से फायदा यह होगा कि आपके हाई पावर सर्किट का कोई भी कंपोनेंट लो पावर में नहीं आ पाएगा और लो पावर का कोई भी कंपोनेंट फॉल्ट की वजह से आपका नहीं जा पाएगा। ईएमएफ जो यहां पर होगा सेम सिग्नल यहां पर चला जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकली कोई, जैसे मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर बताया था, ऑटो ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग एचवी और एलवी आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिकली भी कनेक्ट होती है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की वजह से अगर आप लो, जिसको सेकेंडरी एलवी साइड को अगर ओपन कर देंगे तो एचवी साइड का पूरा पूरा वोल्टेज आपका एलवी साइड में अपीयर हो जाता था, एलवी साइड के इक्विपमेंट डैमेज हो जाते थे। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हटाने के लिए इस पल्स ट्रांसफार्मर को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज द वन ड्रॉबैक, वन एडवांटेज विल बी देयर कि जो हम गेट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं वो पल्स ट्रांसफार्मर के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। अब आप देखेंगे मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर का साइज हमें करना है। आप देखेंगे यहां पर जो है जो मैं गेट सिग्नल दे रहा हूं उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी आपका जो है फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है तो टाइम पीरियड ज्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ये जो पल्स ट्रांसफार्मर या फिर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इसका साइज बड़ा होगा, ओवरऑल जो डिवाइस होगा उसका साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पर मैंने दिखाया था कि ट्रांसफार्मर में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है कोर का वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी, कम होगी, लो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब टाइम पीरियड, अगर पल्स गेट सिग्नल जो अप्लाई करें उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, तो ये जो आइसोलेशन है फिर पल्स ट्रांसफार्मर इसका साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा तो ओवरऑल जो डिवाइस है उसका साइज बढ़ जाएगा। तो जनरली हमने क्या किया कि जो पल्स ट्रांसफार्मर है इसमें हमने लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल नहीं अप्लाई किया, हमने क्या किया, हाई फ्रीक्वेंसी का गेट पल्स सिग्नल दिया। ये हेलो, इसका टाइम पीरियड अभी मैंने ज्यादा रखा है, दिस इज ऑन टाइम एंड दिस इज ऑफ टाइम, टोटल दिस इज द टाइम पीरियड। अब मैं टाइम पीरियड को कम कर रहा हूं, मतलब हाई, अगर टाइम पीरियड आपका कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द गेट सिग्नल विल बी हाई। टाइम पीरियड कम होने का मतलब है कि ऑन टाइम भी कम है, ऑफ टाइम भी कम है, दिस टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल अप्लाई करेंगे। अगर मैं अपने ट्रांसफार्मर में ध्यान से देखें, अगर ट्रांसफार्मर में आप हाई फ्रीक्वेंसी, ये जो पल्स गेट सिग्नल दे रहे हैं, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, हेलो, ट्रांसफार्मर में आप इस पल्स को दे रहे हैं इनपुट में, अगर आपका जो है जो पल्स सिग्नल इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो आपका जो पल्स ट्रांसफार्मर उसका साइज छोटा हो जाएगा, तो ओवरऑल डिवाइस कॉम्पैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जनरली मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं कि तीसरा जो गेट सिग्नल है जो अब हम लोग यूज कर रहे हैं, पल्स के फॉर्म पे तो हम अभी भी दे रहे हैं, हम गेट सिग्नल अभी भी पल्स के फॉर्म पे ही दे रहे हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी रखी है, हाई रखी है, मेगाहर्ट्ज की रेंज पे, दैट इज किलोहर्ट्ज की रेंज पे जो है फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में है तो टाइम पीरियड बहुत छोटा होगा, माइक्रो में होगा, ऑन टाइम भी बहुत छोटा होगा, ऑफ टाइम भी बहुत छोटा होगा, टोटल टाइम विल बी वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। यहाँ मैं बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, उसको मैं भी बना दूंगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, मैं इसी को कट कर लेता हूं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बनाऊंगा आपको समझाने के लिए क्योंकि मुझे लिखाना है। इसको मैंने डुप्लीकेट किया, ठीक है ना। यहां पर आप देखिए, अब आप क्या कर रहे हैं, यहां पर जो गेट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, मतलब टाइम पीरियड इज वेरी वेरी स्मॉल। उससे एडवांटेज क्या होगा, अगर हाई फ्रीक्वेंसी गेट पल्स सिग्नल अप्लाई करें तो उससे एडवांटेज क्या होगा ये आपको देखना है, ठीक है। यहां पर ये गेट पल्स जनरेटर है, ये गेट पल्स सिग्नल को क्या करेगा, जनरेट करेगा। यहां पर जगह छोटी है इसलिए मैं इस सिग्नल को यहां पर दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां से गेट पल्स जनरेट होगा, गेट पल्स सिग्नल जनरेट होगा, लेकिन जो गेट सिग्नल मैं अप्लाई कर रहा हूं वो ऐसा है, ध्यान से देखिए, अभी भी हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल अप्लाई करना। नाउ दिस इज द गेट सिग्नल यू कैन बी अप्लाई, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, जो आप गेट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी, हेलो, फ्रीक्वेंसी कैसी है, ज्यादा, हाई फ्रीक्वेंसी का गेट सिग्नल है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू द 1 upon frequency. If the frequency of the gate pulse signal is very very high, then the time period is very very small. ये जो फ्रीक्वेंसी होगी गेट पल्स सिग्नल की हाई फ्रीक्वेंसी, वो किसमें होगी, जनरली मेगाहर्ट्ज में होगी।
तो जो टाइम पीरियड होगा वो आपका माइक्रो सेकंड में आ जाएगा। दिस इज माइक्रो सेकंड, मतलब ऑन टाइम भी बहुत छोटा होगा, माइक्रो सेकंड तो आपको दिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो कैसा लगेगा सिग्नल में बना के दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए। दैट इज ऑन टाइम, दिस इज ऑन टाइम। अब मैं आपको इतना बड़ा दिखा रहा हूं, माइक्रो सेकंड तो इतना छोटा होगा कि आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, नाउ दिस इज द ऑफ टाइम, दिस इज ऑन टाइम, this is off time, this is on time, this is off time, this is off time, this is again, ये आपका कांस्टेंट है, ऑन टाइम हुआ, और ये जहां पर जीरो है दिस इज ऑफ टाइम, इतनी देर तक के लिए गेट सिग्नल रिमूव करते हो। नाउ दिस इज ऑफ टाइम, दिस इज ऑन टाइम, दिस इज ऑफ टाइम, दिस इज ऑन टाइम, लाइक दिस यू कैन बी अप्लाइड। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे नाउ दिस लेंथ इज नथिंग बट द T1, दिस लेंथ इज नथिंग बट T1। अब देखो फ्रीक्वेंसी आपने इतनी ज्यादा रखी, हेलो फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि ऑन टाइम कुछ माइक्रो सेकंड के लिए प्रेजेंट है, फिर जीरो है, फिर जीरो, तो माइक्रो सेकंड इज वेरी वेरी स्मॉल टाइम। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जो आप सिग्नल दे रहे हैं, यहाँ पर जो गेट सिग्नल दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, दैट फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी हाई, फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी हाई, ऑन टाइम बहुत छोटा है, ऑफ टाइम बहुत छोटा है। तो आप देखेंगे यहाँ से जो आप गेट सिग्नल दे रहे हैं उसका जो है हेलो ऑन टाइम और ऑफ टाइम बहुत छोटा है। तो आपके ट्रांसफार्मर को जो SCR है, SCR को ऐसा लगेगा कि आप T1 विड्थ तक कंटिन्यूअस गेट सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द T1 विड्थ तक, T1 विड्थ तक कंटिन्यूअस गेट सिग्नल दिया, फिर उसके बाद अपने गेट सिग्नल को रिमूव कर लिया। ठीक है, फिर आपने हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल दिया, फिर अगर ऑन करना है दिस इज ए हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल, दिस इज ए हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल। हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल कितनी विड्थ तक दे रहे हैं? T1 विड्थ तक, और जो T1 होनी चाहिए ये गेट पल्स विड्थ है, इतनी देर तक आप हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल दे रहे हैं। तो अगर आप अपने इस गेट पल्स सिग्नल से ऑन करना चाहते हैं तो जो विड्थ ऑफ द गेट सिग्नल होनी चाहिए वो T मिनिमम के बराबर होनी चाहिए, फिर से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और दिस इज ए हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल यू कैन बी अप्लाइड। हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल कितनी विड्थ तक दे रहे हैं? T1 विड्थ तक दे रहे हैं। कितना विड्थ तक दे रहे हैं? T1। दिस इज लाइक दिस। ठीक है, नाउ ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कितनी देर तक प्रेजेंट है? T1 तक प्रेजेंट है, फिर उसके बाद ये जीरो है, फिर अगर आप अपने SCR को फिर से ऑन करना चाहते हैं तो फिर से हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल दे रहे हैं T1 विड्थ के लिए, एंड दिस इज लाइक दिस। ठीक है, नाउ दिस इज कैपिटल T, नाउ दिस इज T प्लस T1, दिस इज ए हाई फ्रीक्वेंसी, दिस इज ए हाई। यहां पर देखिए हेलो, यहां पर ऑन टाइम और ऑफ टाइम टोटल बेटा टाइम पीरियड बहुत छोटा है, और यहां पर टाइम पीरियड कैसा था? हेलो ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम, ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा था, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी। फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो साइज ऑफ द ट्रांसफार्मर इज हाई, लेकिन यहाँ पर जो आप गेट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, ये जो गेट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं दिस इज ए हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल। कितनी विड्थ तक प्रोवाइड कर रहे हैं? हेलो व्हाट इज दिस? इज द कॉल्ड विड्थ ऑफ द गेट पल्स सिग्नल, दिस इज T1, T1 is called width of the gate pulse signal। यहां भी अभी देखो मैं जो गेट सिग्नल दे रहा हूं वो पल्स के फॉर्म का है, T1 पल्स है, इतनी देर तक गेट सिग्नल प्रेजेंट है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? काफी ज्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल अप्लाई करूंगा तो ये ट्रांसफार्मर का जो साइज है
ये ट्रांसफार्मर का साइज है, द साइज ऑफ ट्रांसफार्मर, द साइज ऑफ पल्स ट्रांसफार्मर इज रिड्यूस्ड। ठीक है, यहां पर ये जो सिग्नल जाएगा यही सिग्नल आपको यहां भी दिख जाएगा और उसके बाद ये एससीआर में चला जाएगा और एससीआर इस गेट सिग्नल को होकर क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, बनाना हो बना लीजिए, बाकी मैं भी बनवाऊंगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ द पल्स ट्रांसफार्मर। कई सारा यूज है पल्स ट्रांसफार्मर का, मैंने आपको एडवांटेज बताया। और अगर पल्स ट्रांसफार्मर का साइज आपका कम हो जाएगा तो डिवाइस आपकी कॉम्पैक्ट हो जाएगी। कॉम्पैक्ट डिवाइसेज आजकल ज्यादा पॉपुलर हैं। मोबाइल फोन आप देखेंगे पहले इतना मोटा आता था, अब जितना पतला आता जाता है उतना ही उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। बिल्कुल नीचे कर दे रहे हैं, थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बना। ठीक है, साइज कम हो जाएगा। चलो मैं यहां कर देता हूं, इस तरह बना लो, इस तरह बना। ठीक है, पहले अगर बनाना हो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी सेम सिग्नल ट्रांसफर होगा, यहां मैं सिग्नल बना देता हूं। हाई फ्रीक्वेंसी 1:1 है, जो भी सिग्नल आपका जनरेट होगा वही आपका सेकेंडरी पे ट्रांसफर हो जाएगा। This is T1, this is capital T, this is T plus T1। ठीक है, ब्लर दिख रहा है क्या तुम लोगों को? मेरे यहाँ तो बिल्कुल ठीक चल रहा है बेटा। वीडियो क्वालिटी लो है। चलो बना लीजिए जल्दी से, अब ठीक है। हो गया, हो जाए तो मुझे इंटीमेट कर दीजिएगा। तो तीसरा वाला जो अब हम जो है गेट सिग्नल जो अप्लाई कर रहे हैं, वो कैसा गेट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं? हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल। हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल का एडवांटेज क्या हुआ? हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल का एडवांटेज देने से, अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल देंगे तो जो पल्स ट्रांसफार्मर है उसका साइज कम हो जाएगा, तो आपकी डिवाइस मोर कॉम्पैक्ट हो जाएगी।
अभी पल्स ट्रांसफार्मर का मैं आपको एडवांटेज बताऊंगा। पल्स ट्रांसफार्मर का पहला एडवांटेज है कि आपका इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, हाई पावर मेन सर्किट एंड गेट दैट इज लो पावर गेट ड्राइव सर्किट। दूसरा, अगर आप पल्स ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं तो टर्सरी वाइंडिंग का यूज करके एक ही समय पे एक से ज्यादा एससीआर को क्या कर सकते हैं, टर्न ऑन कर सकते हैं, वो भी अभी दिखाऊंगा। और दूसरा देखेंगे, पल्स ट्रांसफार्मर यूज करने से हाई पावर सर्किट्स, अब देखेंगे जब आपका थायरिस्टर ऑन होगा तो हाई करंट फ्लो करेगा। हाई करंट फ्लो करने से यहाँ पर फ्लक्स डेवलप होगा। कोई भी करंट कैरिंग वायर हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। तो जब भी थायरिस्टर ऑन होगा तो यहाँ पर आपका करंट फ्लो करेगा, हाई करंट फ्लो करेगा मेन सर्किट में, और हाई करंट फ्लो करेगा तो फ्लक्स डेवलप होगा। ये फ्लक्स आपका जो है, जो एनालॉग सर्किट है उनसे लिंक करेगा, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होंगे, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि इंटरफेरेंस होता है। तो जितना बेटा अगर पल्स ट्रांसफार्मर आप लगा देंगे तो पल्स ट्रांसफार्मर से इस सर्किट और इस सर्किट के बीच में डिफरेंट डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस की वजह से कम फ्लक्स लिंक करेगा तो इंटरफेरेंस भी कम हो जाएगा। ये सब एडवांटेज है पल्स ट्रांसफार्मर यूज करने का, भी लिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। हो गया क्या बेटा, हो गया। चल, अब तीसरी हेडिंग डाल लीजिए, जो अब हम लोग प्रैक्टिकली जो आजकल जो गेट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं सीआर को टर्न ऑन करने के लिए, कैसा गेट सिग्नल अप्लाई करें, हाई फ्रीक्वेंसी पल्स गेट सिग्नल अप्लाई करें। यहां पर जो मैंने गेट पल्स सिग्नल अप्लाई किया, हेलो ये गेट पल्स सिग्नल अप्लाई किया, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी रखी है, वेरी वेरी हाई, दैट इज टाइम पीरियड, हेलो ये ऑन टाइम है ऑफ टाइम, टाइम पीरियड इज वेरी वेरी स्मॉल, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इज वेरी वेरी, ठीक है। चलो लिखना स्टार्ट करें, काफी देर हो गया, चलो लेकिन तीसरा जो आजकल हम गेट सिग्नल दे रहे हैं सीआर को टर्न ऑन करने के लिए, वो कैसा गेट सिग्नल दे रहे हैं, दैट इज ए हाई फ्रीक्वेंसी गेट पल्स सिग्नल। अब इसका फिगर बना लीजिए, हाई फ्रीक्वेंसी गेट पल्स सिग्नल कैसा होता है। नाउ दिस टाइप ऑफ गेट सिग्नल वी यूज, अभी भी पल्स के फॉर्म का है लेकिन फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी हाई। इस तरह का गेट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं। नाउ फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी हाई, तो टाइम पीरियड ऑफ द गेट सिग्नल इज वेरी वेरी स्मॉल। टाइम पीरियड में ऑन टाइम है, ये ऑन टाइम है, देखो दिस इज ऑफ टाइम। आपको दिखाने के लिए मैं इतना बड़ा बना रहा हूं, इतनी देर तक गेट सिग्नल प्रेजेंट है, फिर गेट सिग्नल रिमूव है, लेकिन बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं है। सीआर के लिए ये कॉन्टिन्यूअस गेट सिग्नल है जब तक T1 वेव तक। नाउ दिस इज T1 वेव तक हमने गेट सिग्नल दिया, फिर उसके बाद रिमूव कर लिया जब एससीआर ऑन हो गया, फिर उसके बाद फिर से एससीआर को ऑन करने के लिए फिर से हमने हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल अप्लाई। Now this is a high frequency gate pulse signal is applied. This is the, अभी भी गेट पल्स के फॉर्म का है, ये पल्स है, T1 विफ्ट है इस पल्स। Now this is T1, this is capital T, this is T plus T1, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी गेट पल्स सिग्नल, दिस इज ए, यहां पर जो T1 है, T1 का रिप्रेजेंट करा वेयर, T1 आपका रिप्रेजेंट करा विफ्ट ऑफ द गेट पल्स सिग्नल, और कैपिटल T क्या है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द
गेट पल्स सिग्नल। ठीक है, अगर आप इस गेट पल्स, इस हाई फ्रीक्वेंसी गेट पल्स सिग्नल से अपने एससीआर ऑन करना चाहते हैं, तो गेट पल्स की जो विड्थ होनी चाहिए वो टी मिनिमम के बराबर होनी चाहिए, सबसे बड़ी होनी चाहिए, तभी आपका जो है एससीआर इस गेट पल्स विड्थ सिग्नल से ऑन हो पाएगा। यहाँ पर गेट सिग्नल पल्स के फॉर्म पैसे ऑन करने के लिए जो गेट सिग्नल प्रेजेंट है वो टी मिनिमम गेट पल्स रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द एससीआर किया तो बराबर होनी चाहिए, फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी एससीआर ऑन हो पाएगा, और उसको आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लिख रहा हूं, टू टर्न ऑन the SCR by using this above high frequency गेट पल्स सिग्नल। अगर आप ऊपर दिए हुए हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल से एससीआर ऑन करना चाहते हैं तो इस हाई फ्रीक्वेंसी गेट पल्स सिग्नल की जो विड्थ होनी चाहिए वो या तो टी मिनिमम के बराबर होनी चाहिए या फिर उससे बड़ी होनी चाहिए। दैट इज, या तो ये टी मिनिमम के गेट पल्स जो है टी मिनिमम से बड़ी होनी चाहिए या फिर कम से कम उसके बराबर हो। व्हाट इज द टी मिनिमम? टी मिनिमम है मिनिमम गेट पल्स विड्थ required to turn on the SCR, जो कि मैंने आपको निकालना बताया है कैसे निकाली जाती है। ठीक है, और बेटा ये T1 क्या है? दिस इज द विड्थ ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल, विड्थ ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल। ठीक है, अब हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल का यूज करने से क्या एडवांटेज? हेलो, हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल का अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर आप गेट पल्स सिग्नल जो यूज कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी का, उसका एडवांटेज क्या है? जो पल्स ट्रांसफार्मर का साइज है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी का गेट पल्स सिग्नल यूज करूंगा, हेलो यहां देखो, अगर मैं जो गेट सिग्नल यूज करूंगा अगर हाई फ्रीक्वेंसी का होगा तो पल्स ट्रांसफार्मर का साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे डिवाइस मेरी मोर कॉम्पैक्ट हो जाएगी। तो ये तो हाई फ्रीक्वेंसी गेट पल्स सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, इसका एडवांटेज क्या है ये लिखेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल अप्लाई करने से एडवांटेज क्या हुआ, लिख लिया क्या तुम लोगों ने? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, एडवांटेज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी गेट पल्स सिग्नल। हाई फ्रीक्वेंसी गेट पल्स सिग्नल का क्या एडवांटेज है? लिखें, by using high frequency gate pulse signal, we reduce the size of the pulse ट्रांसफार्मर। पल्स ट्रांसफार्मर या फिर इसको बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, पल्स ट्रांसफार्मर ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और बेटा अगर आपके
ये बताओ पल्स ट्रांसफार्मर का साइज अगर कम हो जाएगा तो उसमें कम आयरन लगेगा, तो कोर का साइज कम होने का मतलब कम आयरन का मतलब कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ट्रांसफार्मर की कॉस्ट कम हो जाएगी तो ओवरऑल डिवाइस की भी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साइज कम होने से, ट्रांसफार्मर का साइज कम होने से उसकी साइज कम हो जाएगा। अगर साइज कम होगा तो कम आयरन लगेगा, कम आयरन लगेगा तो आपका जो है पल्स ट्रांसफार्मर की कॉस्ट कम हो जाएगी, तो ओवरऑल डिवाइस की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो उसकी आगे लिखिए, हाई फ्रीक्वेंसी गेट पल्स सिग्नल देने से एडवांटेज ये हुआ कि पल्स ट्रांसफार्मर का साइज आपका रिड्यूस हो गया, सो दैट cost of pulse transformer is reduced। अगर पल्स ट्रांसफार्मर का कॉस्ट कम हो जाएगा तो ओवरऑल डिवाइस का भी कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पल्स ट्रांसफार्मर लगा होता है। हेंस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द डिवाइस इज आल्सो रिड्यूस्ड। और बेटा साइज कम होने से डिवाइस कैसी हो जाएगी, मोर कॉम्पैक्ट, एंड डिवाइस इज मोर कॉम्पैक्ट, छोटी हो जाएगी, मोर कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मीन्स होना छोटा होना, ठीक है। और छोटी डिवाइसेज आपकी कम स्पेस घेरेंगी तो आपकी बचत ही होने वाली, ठीक है। अब यहां पर मैंने देखा एक वर्ड लिखा है पल्स ट्रांसफार्मर। तो गेट ड्राइव सर्किट में पल्स ट्रांसफार्मर का क्या यूज है, क्यों यूज किया जाता है, इसके बारे में। व्हाट इज द नीड ऑफ द पल्स ट्रांसफार्मर गेट ड्राइव सर्किट में। हेलो, गेट सिग्नल जो हम देते हैं उसमें किसके थ्रू देते हैं, पल्स ट्रांसफार्मर की हेल्प से देते हैं। तो क्या जरूरत है पल्स ट्रांसफार्मर की, इसमें गेट ड्राइव सर्किट में, पूरा गेट ड्राइव सर्किट, इसमें क्या जरूरत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पल्स ट्रांसफार्मर की क्या जरूरत है, अब उसके बारे में लिखते हैं। हो गया, चलो नेक्स्ट लिखें, क्वेश्चन लिखे बेटा। हर एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं कि जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। कायदे से पढ़ें, बिल्कुल क्लियरली आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज द नीड, एक मिनट जरा, ब्लैक दिख रहा है कि व्हाइट ठीक था, ब्लैक ठीक है कि व्हाइट ही रहने दे, व्हाइट रहने दे। चलो बहुत दिन हो गए तो व्हाइट में पढ़ाते पढ़ाते, शाम को ब्लैक में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो चलो इधर आओ, बोर हो गए ना, व्हाइट से बोर हो गए, बहुत दिन हो गया, बोरियत आ गई, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, चलो लिखो, अभी आज लिख लो, चलो लिखो, व्हाट इज द नीड ऑफ पल्स ट्रांसफार्मर, पल्स ट्रांसफार्मर की क्या जरूरत है, पल्स ट्रांसफार्मर इन द गेट ड्राइव सर्किट, जो गेट सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है, उसमें आपके पल्स ट्रांसफार्मर गेट ड्राइव सर्किट, गेट ड्राइव सर्किट, व्हाट इज द नीड,
ठीक है, तो नीड मैंने आपको बता रखी है। जो पल्स ट्रांसफार्मर है वो आपका इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, लो पावर गेट ड्राइव सर्किट और हाई पावर मेन सर्किट, क्योंकि हाई पावर और लो पावर सर्किट के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज देयर इज ए एक्सीडेंटल चांस बिटवीन द हाई पावर एंड लो पावर। ठीक है, जैसा ऑटो ट्रांसफार्मर में होता था। तो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नहीं देना हम इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नहीं रखते, इसलिए पल्स ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। पल्स ट्रांसफार्मर की हेल्प से एक और एडवांटेज होगा कि अगर आप पल्स ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं तो आप टर्सरी वाइंडिंग यूज करके एक साथ एक ही समय पे एक से ज्यादा एससीआर को भी टर्न ऑन कर लेंगे। अभी कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तीसरा है कि जब भी आपका एससीआर टर्न ऑन होगा, ध्यान से देखिए, जब भी आपका एससीआर टर्न ऑन होगा तो हाई करंट फ्लो करेगा। हाई करंट, यहां पर जो कंडक्टर होगा वो करंट को कैरी करेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। अगर गेट ड्राइव सर्किट इसके बगल में होगा तो ये फ्लक्स आपके गेट ड्राइव सर्किट की डिवाइसेस से क्या करेगा, लिंक करेगा। लिंक करेगा तो उसमें उतना ही क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो जिसकी वजह से इंटरफेरेंस होगा, उनकी वर्किंग प्रॉपर नहीं होगी। पल्स ट्रांसफार्मर लगाने से आपका जो गेट ड्राइव सर्किट है वो थोड़ा सा मेन सर्किट से दूर हो जाता है, दूर हो जाता है तो फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो इंटरफेरेंस पहले था वो इंटरफेरेंस पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तीन रीजंस की वजह से जनरली हम लोग क्या करते हैं, गेट ड्राइव सर्किट में फिर जो गेट सिग्नल देते हैं वो किसके थ्रू देते हैं, पल्स ट्रांसफार्मर के थ्रू देते हैं। ठीक है, तो मैं बना रहा हूं, अब आंसर लिखें, पहले मैं बना रहा हूं आंसर। चलो, नाउ दिस इज नथिंग बट द मेन सर्किट। अब आपको बनाना है, सेम मेरे साथ बनाते चलेंगे, बनाते चलें। एससीआर जब भी ऑन होगा तो वेरी वेरी हाई करंट पास करेगा। दिस इज गेट, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। दिस इज लोड। नाउ दिस इज द सप्लाई। फॉरवर्ड बायस में गेट सिग्नल देते हैं, तो गेट सिग्नल दे रहे हैं तो इसलिए मैंने इसको फॉरवर्ड बायस में गेट सिग्नल देते हैं तभी आपका जो है एससीआर ऑन होता है। ठीक है, रिवर्स बायस होता है तब गेट सिग्नल नहीं देते हैं, क्योंकि निगेटिव गेट सिग्नल का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, और मैंने आपको बताया था अगर रिवर्स बायस गेट सिग्नल देंगे तो थर्मल रनअवे हो जाएगा। हेलो, गेट सिग्नल देंगे, अगर ये रिवर्स बायस होगा थायरिस्टर, गेट सिग्नल दे देंगे तो थर्मल रनअवे हो जाएगा। तो हमेशा अगर आप गेट सिग्नल दे रहे हैं तो डिवाइस कैसी होनी चाहिए, फॉरवर्ड बायस होनी, तभी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो ये मैंने फॉरवर्ड वोल्टेज ही अप्लाई कर रखा है। नाउ दिस इज, यहां से मैं गेट सिग्नल दूंगा, लेकिन गेट सिग्नल जो आप देंगे वो किसकी हेल्प से देंगे, ट्रांसफार्मर के थ्रू से। नाउ दिस इज ए ट्रांसफार्मर, दिस इज ए पल्स ट्रांसफार्मर या फिर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। दिस इज 1:1, दिस इज कॉल्ड पीटी। पीटी का मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर नहीं है, ब्रैकेट में लिख लो, दिस इज द पल्स ट्रांसफार्मर। ठीक है, दिस इज ए पल्स ट्रांसफार्मर। नाउ दिस इज ए गेट पल्स जनरेटर, यहां से गेट पल्स सिग्नल जो कि स्मॉल पावर सर्किट होगा गेट पल्स को जनरेट करेगा। एनालॉग सर्किट विल बी देयर। ठीक है, ओपैम्प का यूज करके दिस इज ए गेट पल्स जनरेटर, यहां से गेट पल्स सिग्नल जनरेट होगा, गेट जो कि पल्स के फॉर्म में होगा, गेट पल्स जनरेटर। और जनरली ये सिमिट ट्रिगर होता है जो कि स्क्वायर सिग्नल को जनरेट करेगा, उसके बाद हम क्लैंपर लगा देंगे जो कि आपका स्क्वायर सिग्नल को रेक्टेंगुलर सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ना यहां से मेरा हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल जनरेट हुआ, दिस इज ए, और ये जो सर्किट है गेट पल्स जनरेटर, ये लो पावर सर्किट है, दिस इज लो पावर सर्किट।
ये जो आपका जब भी सीआरओ में किलो एम्पियर में करंट फ्लो करेगा तो ये आपका हाई पावर मेन सर्किट है। दिस इज ए हाई पावर मेन सर्किट। हाई फ्रिक्वेंसी गेट सिग्नल दे रहे हैं, दिस इज ए हाई फ्रिक्वेंसी। इस पूरे को बोलते हैं ये गेट ड्राइव सर्किट। यहां से गेट सिग्नल ड्राइव होकर पहुंच रहा है, दिस होल इज कॉल्ड गेट ड्राइव सर्किट। दिस इज लो पावर गेट सिग्नल इज लो पावर गेट ड्राइव सर्किट। गेट पल्स जनरेटर आपका गेट पल्स सिग्नल को जनरेट करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी गेट सिग्नल यहां से जनरेट होगा। और अगर गेट सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी का हो तो पल्स ट्रांसफार्मर का साइज कम हो जाएगा, तो कॉस्ट कम हो जाएगी, डिवाइस कॉम्पैक्ट हो जाएगी, लाइक समथिंग विल बी देयर। अभी मैंने आपको एडवांटेज बताया। ठीक है, नाउ दिस इज द हाई फ्रीक्वेंसी गेट पल्स सिग्नल है। नाउ दिस इज T1, दिस इज T, दिस इज T प्लस T1। 1:1 का ट्रांसफॉर्मर, सेम सिग्नल यहां भी ट्रांसफर हो जाएगा। बस T1 की वैल्यू T मिनिमम के बराबर होनी चाहिए, फिर उससे बड़ी होनी चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। Like this. T1 T प्लस T1 और यहां से गेट सिग्नल चला जाएगा और एससीआर आपका क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ पहला है कि हाई पावर मेन सर्किट और लो पावर गेट ड्राइव सर्किट को इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए पल्स ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। जब भी थायरिस्टर ऑन होगा, हाई करंट पास करेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, पल्स ट्रांसफार्मर के बीच से की हेल्प से दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो जो गेट पल्स जनरेटर है यहाँ पर जो आईसी वाईसी लगी उनसे कम फ्लक्स लिंक करेगा, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस कम होगा, जिसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेरेंस भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ये पास में होता। मोर फ्लक्स लिंकेज, मोर इंड्यूस ईएमएफ, मोर इंड्यूस ईएमएफ, मोर दैट इज द कॉम्प्लिकेशन, या फिर मोर डिस्टर्बेंस इन द सर्किट विल बी देयर। ठीक है, तो इंटरफेरेंस कम हो जाएगा पल्स ट्रांसफार्मर यूज करने से। ठीक है, तीसरा क्या होगा कि पल्स ट्रांसफार्मर अगर यूज करेंगे तो एक ही समय पे, हेलो, पल्स ट्रांसफार्मर यूज करने से आप एक ही समय में एक से ज्यादा, हेलो, आप क्या करिए, पल्स ट्रांसफार्मर में ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, टर्सरी वाइंडिंग भी कोर में लगा, हेलो, ये कोर होता है ना, कोर, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्सरी भी तो लगा सकते हैं, टर्सरी लगा, टर्सरी भी लगा रहा हूं, दिस इज टर्सरी वाइंडिंग। टर्सरी को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, दिस इज 1:1:1। ठीक है, ये टर्सरी, यहां मैंने 1:1:1 कर दिया, टर्सरी वाइंडिंग। ठीक है, गेट के बाद क्या लिखा है, गेट पल्स जनरेटर। गेट पल्स जनरेटर ये जो है, ये जो सर्किट है वो गेट पल्स सिग्नल को जनरेट कर रहा है। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट ए टर्सरी वाइंडिंग यूज की। यहां पर एक और मैंने एससीआर यूज किया। चलो, टर्सरी वाइंडिंग यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, टर्सरी वाइंडिंग का यूज कर, अगर आप पल्स ट्रांसफार्मर यूज करें तो एक ही समय पे एक से ज्यादा एससीआर को ऑन कर सकते हैं। नाउ दिस इज द वन मोर एससीआर, ये T1 है, ये T2 है, थायरिस्टर नंबर 2। Now this is the gate, this is IG। ठीक है, 1:1, यहां से एक ही गेट सिग्नल जनरेट हो रहा है, नीचे वाले में
गेट ड्राइव सर्किट लिखा है, गेट ड्राइव सर्किट, गेट ड्राइव सर्किट, गेट यहां से ड्राइव होके जा रहा है, ठीक है। नाउ यहां पर जो सिग्नल आएगा वही सिग्नल यहां सेकेंडरी में भी ट्रांसफर होगा, वही सिग्नल यहां प्राइमरी में भी ट्रांसफर होगा, 1:1 है। सेम सिग्नल प्राइमरी का सिग्नल सेकेंडरी में भी ट्रांसफर होगा, टर्सरी में भी ट्रांसफर होगा, सेम सिग्नल बना रहा हूं, सेम सिग्नल इज ट्रांसफर्ड, सेम सिग्नल। सेम सिग्नल इज ट्रांसफर्ड, और सेम सिग्नल ट्रांसफर होगा, ये गेट सिग्नल जाएगा और ये वाला एससीआर जो होगा। एक सोर्स से आप एक से ज्यादा एससीआर को एक समय पे क्या कर सकते हैं, टर्न ऑन कर सकते हैं, टर्सरी वाइंडिंग, चौथी वाइंडिंग में यूज कर सकते हैं। एक से ज्यादा एससीआर को आप याद कैसे, एक से ज्यादा एससीआर को कब ऑन कर सकते हैं, जब कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करें, पल्स ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसमें टर्सरी और चौथी वाइंडिंग भी दे के आप एक ही समय पे एक से ज्यादा एससीआर क्या हो जाएंगे, टर्न ऑन हो जाएंगे। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द पल्स ट्रांसफार्मर अगर आप यूज करते हैं गेट ड्राइव सर्किट। बना लीजिए इस फिगर को, फिर उसके बाद मैं लिखवा देता हूं। T1 T प्लस T1, हो गया। चलिए लिखना स्टार्ट करें। हो गया ना, चलो आ जाओ, चलिए लिखें। पहला पॉइंट लिखें, पल्स ट्रांसफार्मर अभी नहीं हुआ सर, बनाओ भाई जल्दी बनाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो। चलो हो गया होगा मेरे ख्याल से, लिखना स्टार्ट करें बेटा। लिखें, पल्स ट्रांसफार्मर प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, between high power main circuit and low power gate drive circuit, but they are magnetically coupled। बट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, बट इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिकल कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही, बट दे आर
मैग्नेटिकली, but they are magnetically coupled or connected. They are magnetically connected लिखो। इलेक्ट्रिकल वाले ज्यादा अच्छे से इस सेंटेंस को समझे होंगे, ईसी वाले भी ट्रांसफार्मर के लेक्चर देख लीजिएगा, वहां पर मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। दूसरा एडवांटेज है कि अगर आप पल्स ट्रांसफार्मर यूज करेंगे तो एक ही समय पे एक से ज्यादा एससीआर को क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। पल्स ट्रांसफार्मर में तीसरी और चौथी वाइंडिंग अगर आप प्रोवाइड कर देंगे तो एक ही समय पे एक से ज्यादा एससीआर क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। तो लिख रहा हूं, बाय यूजिंग, अगर आप पल्स ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं उनमें आप टर्सरी और चौथी वाइंडिंग देंगे तो एक समय पे एक से, बाय यूजिंग पल्स, अगर पल्स ट्रांसफार्मर यूज नहीं किया तो आप एक ही गेट एससीआर को गेट सिग्नल दे पाएंगे एक सोर्स से और दूसरे को नहीं दे पाएंगे। बाय यूजिंग द पल्स ट्रांसफार्मर we can trigger more than one SCR simultaneously मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा एससीआर को आप एक साथ क्या कर सकते हैं, टर्न ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर पल्स ट्रांसफार्मर आप यूज करेंगे तो हाई पावर मेन सर्किट और लो पावर गेट ड्राइव सर्किट में डिस्टेंस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा मेन सर्किट में थायरिस्टर जब ऑन होगा तो करंट फ्लो करेगा, करंट में जो फ्लक्स होगा कम फ्लक्स लिंक करेगा तो इंटरफेरेंस मतलब डिस्टरबेंस आपके गेट पावर सर्किट में कम रहेगा। गेट पावर लो पावर सर्किट है, अगर उसमें इंटरफेरेंस ज्यादा होगा तो आपका जो है गेट सिग्नल का जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। डिस्टॉर्टेड होगा मतलब हार्मोनिक आ जाएगा, अगर हार्मोनिक आ जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, इफिशियंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जनरली बोला जाता है कि पल्स ट्रांसफार्मर यूज करने से आपका गेट ड्राइव सर्किट और मेन सर्किट के बीच में डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डिस्टरबेंस या फिर इंटरफेरेंस कम होता है, ठीक है। लिखेंगे पल्स ट्रांसफार्मर is also help to reduce the interference। जैसे आपने देखा होगा, आप अपनी टीवी के ऊपर अगर मोबाइल फोन रखेंगे और आपके मोबाइल फोन में अगर कोई मैसेज या फिर फोन आता है तो आपके टीवी में थोड़ी सी आवाज आने लगती है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस या फिर डिस्टरबेंस। इंटरफेरेंस between या फिर interference, the pulse transformer is also help to reduce the interference in the low power gate drive circuit। गेट ड्राइव सर्किट में जो डिस्टरबेंस हो सकता है उसको भी जो है कम करने में सहायक रहता है, ठीक है। तो दीज आर द एडवांटेज जिसकी वजह से जनरली हम जो है एससीआर में जो गेट सिग्नल देते हैं वो पल्स ट्रांसफार्मर की हेल्प से देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रोटेक्शन ऑफ द एससीआर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर एक टॉपिक मतलब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रोटेक्शन में, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल स्ट्रिक्टली हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। मैं एक फिगर बनाता जाऊंगा जिसमें सारे के सारे प्रोटेक्शन जो है मैं बनाता जाऊंगा, उसको आपको सबसे बाद में बनाना है। आप देखते जाइएगा, जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाइएगा, लेकिन फिगर को आप सबसे लास्ट में बनाएं, क्योंकि हर एक प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में उस लगाता जाऊंगा तो उस फिगर को देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट किस चीज के लिए काम किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, प्रोटेक्शन ऑफ द एससीआर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहां से आपको एससीआर की कॉस्ट का भी अंदाजा चल जाएगा। किसी भी डिवाइस को बचाने के लिए जितने ज्यादा प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट लगाएंगे उतने ही उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जैसे आप देखेंगे, जैसे नरेंद्र मोदी की प्रोटेक्शन के लिए Z+ सिक्योरिटी लगाते हैं, है ना, दैट इज इंपॉर्टेंस इज वेरी वेरी हाई। उसी तरह सीएम आपका जो है जो चीफ मिनिस्टर होता है
ठीक है, जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो उसके लिए आपका जो है जेट सिक्योरिटी लगाते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस प्रधानमंत्री के मुकाबले कम होती है। तो आप देखेंगे जितना ज्यादा प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट लगाया जाएगा डिवाइस को बचाने के लिए, उसकी कॉस्टिंग उतनी ज्यादा हो, क्योंकि इंपॉर्टेंस है। अगर वो फूक जाएगी तो काफी ज्यादा घाटा लग जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे सीआर को अभी मैं प्रोटेक्ट करने के लिए किस किस चीज से प्रोटेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि अगर प्रोटेक्शन नहीं करते तो डैमेज हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी तो आपको घाटा बहुत ज्यादा लगेगा। और आप देखें किसी भी डिवाइस को प्रोटेक्शन को, किसी भी डिवाइस की प्रोटेक्शन में हम कितना पैसा खर्च करते हैं डिवाइस का। जैसे मान लो 100 रुपए की डिवाइस है, 100 रुपए की डिवाइस को बचाना है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट होंगे, जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होंगे, उसकी कॉस्ट कितनी होगी। लगभग इक्विपमेंट की कॉस्ट का कितना % कॉस्ट प्रोटेक्शन में खर्च करते हैं? लगभग, हाँ, लगभग आपका 15 to 20% कॉस्ट हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में लगाते हैं। अगर प्रोटेक्शन में इससे ज्यादा जो है कॉस्टिंग आ रही है, तो हम एक क्या करते हैं, स्टैंड बाय यूनिट को अलग से रखते हैं। ठीक है, जनरली किसी भी इक्विपमेंट की प्रोटेक्शन में हम लोग उसकी कॉस्ट का 15 से 20% रुपए ही खर्च करते हैं, 15 से 20% ही खर्च करते हैं, उससे ज्यादा खर्च नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके एससीआर की प्रोटेक्शन में मैं इक्विपमेंट लगा रहा हूं, उन सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जो कॉस्ट होगी वो डिवाइस की कॉस्ट का 15 to 20% के आसपास होने वाली है। ठीक है, कंगना रनावत को जेट सिक्योरिटी क्यों मिली है? भैया वो बीजेपी में शामिल होने वाली है ना, इसलिए देख रहे हो हर एक से लड़ जाती है ना। नंबर 1 गुंडी है वो बॉलीवुड की, है ना। उससे तुम लोग गुंडा ही ना करना। शिवराज सिंह चौहान क्या था, क्या जो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर है, कौन है भाई? उद्धव ठाकरे है ना, उद्धव ठाकरे, उससे भी लड़ गई थी वो। ठीक है, चीफ मिनिस्टर से भी ना डरती है, टेंशन ना लो, खतरनाक लेडी है, बच के रहो भाई उससे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ऑफ द एससीआर, प्रोटेक्शन ऑफ द एससीआर, और इस हेडिंग में आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, हर एक प्रोटेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। अभिनव पूछ रहे हैं कि आप जिम नहीं जा रहे हैं क्या आजकल? क्यों, ऐसा क्यों तुम्हें लगा कि हम जिम नहीं जा रहे हैं? क्यों अभिनव, तुम्हारे को ऐसा क्यों लगा कि हम जिम नहीं जा रहे हैं? मोटा हो गया हो क्या फिर से मैं? अच्छा, फिर से मोटा हो गया हूँ? मोटा नहीं हुआ हूँ यार, उसी तरह हूं मैं। ठंडी चल रही है इस समय, सब लोग बोल रहे हैं कि मोटा हो गए हैं सर आप जो है। यस है, इसका मतलब फिर से डाइट फॉलो करना पड़ेगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, चलो पराठे ज्यादा खा रहे हैं बर्गर नहीं खा रहे हैं। अरे तुम लोग को मालूम है कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। चलो कोई नहीं चलो लिखो प्रोटेक्शन। अब देखो जनरली एससीआर की जो है प्रोटेक्शन के लिए 5 है। घर पर डाइट अच्छा, घर पे डाइट की ऐसी तैसी हो रही है। अब देखो यार, घर पे जब जाओगे तो जो घर में बन जाता है वही खाना पड़ता है। तुम लोग जानते हो घर में जो है किसी जेंट्स का राज तो चलता नहीं है ना। जब तुम लोग की शादी हो जाएगी तो तुम लोग को आइडिया हो जाएगा कि घर में आपको वही खाना पड़ेगा जो आपके घर में बन जाएगी। उसमें आप बोलेंगे हमें पराठे खाने हैं, मान लो किसी का पराठे बनाने का मन नहीं है, तो जो बनेगा वही खाओगे ना। तो तुम्हारे हिसाब से चीजें नहीं चलती हैं बेटा। ठीक है, तुम अपने जब तक हाँ, जब भी जो है, जब तक तुम्हारी मम्मी है तभी तक तुमको खाने को मिलेगा कि जो तुमको खाना है। एक बार शादी हो जाएगी ना तो फिर खाने को तुमको वो नहीं मिलेगा जो तुमको खाना है। ठीक है, वो वही मिलेगा जो वो तुमको खिलाएंगी। ठीक है, तो जब तक मम्मी है तब तक तुम लोग ऐश कर लो, उसके बाद तो भगवान ने भरोसा है आजकल मालूम चला खुद ही खाना बनाना पड़ रहा है, समझे। तो अब जो है जब मैं इलाहाबाद में रहता हूँ तो वहां तो जो है बोल दिया कि भाई ये खाना है जो है, वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं घर में आ जाता हूँ तो मेरे हाथ में डाइट प्लान नहीं रहता। तो अकॉर्डिंग टू दैट माई फैट विल बी इंक्रीजिंग, है ना। बर्गर वर्गर नहीं मिल रहा है चलो कोई बात नहीं
अच्छा, रक्षा शंकर कह रहे हैं अपने नाम के मुताबिक कि सर संभल के बोलिए, अभी काफी दिनों तक घर में रहना, मालूम चला घर से ना निकाल दिया जाए। रक्षा शंकर, तुम बिल्कुल ही सही बोल रहे हो अपने नाम के मुताबिक, है ना? तुम अपने रूम पे हो इसीलिए ऐसा बोल रहे हो, है ना? चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर आप सुने, दैट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक में आप देखेंगे एससीआर की केवल प्रोटेक्शन करने की हम 5 टाइप की प्रोटेक्शन करते हैं। एक तो ओवर करंट से प्रोटेक्शन करते हैं। आपको मालूम है कभी भी किसी भी डिवाइस से अगर रेटिंग से ज्यादा करंट हो, आप देखेंगे एससीआर की करंट, जब भी आप एससीआर को खरीद के लाएंगे तो उसकी करंट रेटिंग आपके पास दी होगी, ठीक है? करंट रेटिंग दी हुई होगी और दूसरा वोल्टेज रेटिंग दी होगी। लेकिन जो वोल्टेज रेटिंग दी होती है वो रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी दी होती है, ठीक है? तो अगर आपकी डिवाइस रेटेड से ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेज काफी ज्यादा हो जाएंगे, और आई स्क्वायर आर लॉसेज अगर ज्यादा हो जाएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा डिवाइस का, और टेम्परेचर अगर बढ़ने लगेगा तो डिवाइस हीटअप होने लगेगी, और हीटअप होते होते उसका जो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते उसके क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आपकी डिवाइस क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है हीट की वजह से, ठीक है? तो जनरली हम क्या करते हैं, अपनी डिवाइस को एससीआर को कभी भी आप देखेंगे एससीआर में लगा हुआ है, मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन में लगा है, ट्रांसमिशन लाइन में लगा है और ट्रांसमिशन लाइन में पेड़ गिर गया, फॉल्ट अकर हो गया, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, तो ट्रांसमिशन लाइन में अगर फॉल्ट अकर होगी तो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा। शॉर्ट सर्किट करंट वेरी वेरी हाई करंट होता है। अगर हाई करंट आपके एससीआर से उसकी रेटिंग से ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा तो ओवर करंट की वजह से आपकी डिवाइस डैमेज हो सकती है। दूसरा, कई बार जो है ओवर वोल्टेज भी आपका डिवाइस के क्रॉस अपीयर होगा। ओवर वोल्टेज अपीयर होने से भी डिवाइस क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। जनरली बोला जाता है कि अगर मैं किसी मशीन के बारे में बात करूंगा तो ओवर वोल्टेज की वजह से आपकी जो डिवाइस होती है उसके इंसुलेशन डैमेज हो जाते हैं, लेकिन एससीआर में तो ऐसा इंसुलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो हम लोग देखेंगे कि ओवर वोल्टेज की वजह से कैसे डिवाइस डैमेज हो जाती है, ठीक है? हीटिंग इफेक्ट उसमें भी आता है, ओवर वोल्टेज में भी हीटिंग इफेक्ट आता है जिसकी वजह से डिवाइस आपकी डैमेज हो जाएगी। तीसरा देखेंगे कि कई बार आपका जो एससीआर है वो एक्सीडेंटली टर्न ऑन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ओवर वोल्टेज अलग होगा और सप्लाई में फ्लक्चुएशन बहुत होगा, फ्लक्चुएशन अलग चीज होगा। तो अगर आपके सप्लाई वोल्टेज में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है तो आपका जो एससीआर है वो एक्सीडेंटली ऑन हो जाएगा। आप ऑन करना नहीं चाहते थे क्योंकि आपका जो वोल्टेज है वो रेटेड से ज्यादा था, रेटेड से कम था, रेटेड से कम था तो आप ब्लॉकिंग कर रहे थे, लेकिन नॉइस आ गया जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा हो गया, और फ्लक्चुएशन ज्यादा होने की वजह से डिवाइस अगर टर्न ऑन होगी तो लोड को डैमेज कर देगी। तो ऐसे एक्सीडेंटली या फिर फॉल्स ट्रिगर होने से भी एससीआर को हमें बचाना पड़ेगा। तो एक प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, हाई डीवी बाई dt की वजह से आपका जो एससीआर है वो फॉल्स टर्न ऑन हो सकता है। ऐसे फॉल्स टर्न ऑन से डिवाइस को कैसे बचाएं, ठीक है? तीसरा होगा कि टेम्परेचर, अगर मान लीजिए आप डिवाइस को जो है आप जो है क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेट करते करते उसका टेम्परेचर अगर जो है उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपकी डिवाइस डैमेज हो सकती है। तो दैट इज नथिंग बट द थर्मल प्रोटेक्शन भी करनी पड़ेगी, टेम्परेचर को बढ़ने नहीं दे। जब आपकी डिवाइस नॉर्मली ऑपरेट हो रही है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए, तो उससे भी प्रोटेक्शन अपनी डिवाइस को करना पड़ेगा। और चौथा होगा कि अगर आपकी डिवाइस से जो एनोड करंट आपका, अगर एनोड करंट का रेट बहुत ज्यादा होगा तो भी आपकी डिवाइस क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो 5 टाइप की प्रोटेक्शन यूज करते हैं, और इन प्रोटेक्शन को करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं वो अभी हम लोग को देखना है, ठीक है? दूसरा होगा गेट सर्किट भी होता है। गेट सर्किट में भी आपको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। जब आप अपने एससीआर को खरीद के लाएंगे तो आपको एससीआर की नेम प्लेट रेटिंग में लिखा होगा कि मिनिमम इतना गेट करंट देना है, मैक्सिमम इतना गेट करंट देना है। अगर मैक्सिमम से ज्यादा गेट करंट अप्लाई कर देंगे तो ओवर करंट की वजह से आपका गेट टर्मिनल क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। एससीआर को खरीद के लेंगे तो गेट में दिया होगा इतना मिनिमम गेट वोल्टेज अप्लाई कर सकते, इतना मैक्सिमम गेट वोल्टेज। अगर मैक्सिमम गेट वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर तो भी डिवाइस डैमेज हो जाएगी। तो गेट में भी ओवर करंट और ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन करना होगा। तीसरा, चूंकि आपका गेट सर्किट लो पावर सर्किट होता है उसमें नॉइस बहुत आसानी से क्या हो सकती है, सुपर इंपोज हो सकती है, और अगर नॉइस सुपर इंपोज होगी तो आपकी डिवाइस फॉल्स ट्रिगर हो सकती है। तो नॉइस से भी प्रोटेक्शन आपको करना पड़ेगा। तो टोटल 8 प्रोटेक्शन है। 8 प्रोटेक्शन में 5 आपको एससीआर के लिए प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी और 3 प्रोटेक्शन आपको यूज करनी पड़ेगी गेट के लिए। इसके लिए गेट के लिए, और इन प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या यूज करते हैं ये हम लोगों को यहाँ पर देखना है, ठीक है? तो नाउ अगर आप लिखना चाहते हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ द एससीआर में एससीआर की प्रोटेक्शन करने के लिए कौन कौन से प्रोटेक्शन करनी होगी वो मैं लिख देता हूँ, और फिर 1 बाय 1 करके मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है? और आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनते जाइएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? प्रोटेक्शन ऑफ द एससीआर में एससीआर की प्रोटेक्शन के लिए 5 प्रोटेक्शन यूज करनी पड़ती है। पहला प्रोटेक्शन होगा ओवर करंट से, डिवाइस को डैमेज होने से बचाना, दैट इज ओवर करंट
प्रोटेक्शन और करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट से एससीआर को डैमेज होने से बचाना है, दूसरा ओवर वोल्टेज से डैमेज होने से भी बचाना। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज से कैसे डैमेज होगा ये भी देखेंगे। तीसरा, हाई डीवी बाई डी टी की वजह से आपका एससीआर फॉल्स ट्रिगर हो जाएगा, जिसको एक्सीडेंटली ऑन बोलते हैं। ऑन करना नहीं चाहते थे लेकिन अपने मन से ऑन हुआ, जो कि लोड को डैमेज कर देगा, तो ऐसी ट्रिगरिंग से बचाना होगा, प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। दैट इज हाई डीवी बाई dt से प्रोटेक्शन। अगर आपके सप्लाई वोल्टेज में ओवर वोल्टेज देखो अलग है, ओवर वोल्टेज का मतलब वोल्टेज एकदम से सडनली बढ़ गया और 2 से 3 मिनट उतना ही वोल्टेज मेंटेन हुआ। हाई डीवी बाई dt मतलब फ्लक्चुएशन इन द सप्लाई वोल्टेज इज वेरी वेरी हाई, तब आपका एक्सीडेंटली टर्न ऑन होगा, उससे प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। चौथा प्रोटेक्शन होगा टेम्परेचर ना बढ़ने पाए, दैट इज थर्मल प्रोटेक्शन। थर्मल प्रोटेक्शन। और बेटा पांचवा होगा, अगर एनोड करंट का रेट ज्यादा होगा, दैट इज हाई डी आई ए बाई डी टी। हाई डी आई ए बाई डी टी। अगर एनोड करंट स्टार्ट होते समय अगर एनोड करंट का रेट बहुत ज्यादा होगा तो भी आपकी डिवाइस डैमेज हो जाएगी। देखें कैसे डैमेज हो जाएगी। हाई डी आई बाई डी टी प्रोटेक्शन। ये तो एससीआर की प्रोटेक्शन हो गई। गेट की प्रोटेक्शन भी देखेंगे। गेट सिग्नल होता है ना, गेट सिग्नल देते हैं, वहां भी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लगाने होते हैं, तो दैट इज गेट प्रोटेक्शन। गेट प्रोटेक्शन। 3 इक्विपमेंट, 3 तरीके से गेट की प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। दैट इज गेट में भी ओवर करंट फ्लो कर सकता है, तो ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर करंट से डैमेज होने से बचाना होगा। ओवर वोल्टेज भी आ सकता है, गेट में, उससे भी बचाना होगा। और तीसरा वन नॉइस। लो सिग्नल में नॉइस काफी आसानी से डिस्टर्ब कर सकती है सिग्नल को, और नॉइस अगर सिग्नल में आ जाएगी तो आपका डिवाइस फॉल्स ट्रिगर हो जाएगा, तो दैट इज नॉइस प्रोटेक्शन। नॉइस प्रोटेक्शन। इतना प्रोटेक्शन पढ़ना है। एससीआर का 5 है और 3 गेट का है, टोटल 8 प्रोटेक्शन पढ़ना है। सभी से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। तो पहली हेडिंग डाल लीजिएगा प्रोटेक्शन ऑफ द एससीआर, जिसमें पहली होगी ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट से क्या दिक्कत है, क्यों प्रोटेक्ट करते हैं डिवाइस। चलो लिख लिया ना, चलो आज पहली हेडिंग डाले प्रोटेक्शन ऑफ द एससीआर। प्रोटेक्शन ऑफ द एससीआर। पहली प्रोटेक्शन लिखिए ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट से एससीआर को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है, क्या दिक्कत होगी। ओवर करंट प्रोटेक्शन, ठीक है। ओवर करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। आपका जो एससीआर है, एससीआर जनरली ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। आपके एससीआर जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है उसकी रेटिंग बहुत ज्यादा होती है, किलो एम्पियर में करंट फ्लो कराता है। और आप अपने कॉलेजों में जो एससीआर देखते हैं उसकी रेटिंग बहुत कम होती है, वो ज्यादा 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर तक का करंट फ्लो करा सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट कहां पर आप उसको अप्लाइड कर रहे हैं, उस हिसाब से प्रोटेक्शन यूज करते हैं। तो ओवर करंट की वजह से क्या दिक्कत होगी, जैसे मान लो एग्जांपल ले लूं, आपका जो एससीआर है वो ट्रांसमिशन लाइन में लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज ए ट्रांसमिशन लाइन, ध्यान से देखिएगा।
नाउ दिस इज ए ट्रांसमिशन लाइन, ये सेंडिंग एंड है, यहां से पावर को भेज रहे हैं, सेंडिंग एंड है, यहां से आप पावर को भेज रहे हैं। बीच में आपने एससीआर लगा रखा है, मान लीजिए कई बार आपको पावर देना है, कई बार नहीं देना है, डिपेंडिंग ऑन दैट कंट्रोलिंग पर्पज के लिए। स्विच है ये, ऑन ऑफ करेंगे, ऑन कर देंगे तो पावर जाने लगेगी, ऑफ कर देंगे तो पावर कट हो जाएगी। तो दिस इज एससीआर, ठीक है, ये जा रही है, ठीक है। चलो मान लीजिए आपकी ट्रांसमिशन लाइन में आंधी तूफान आ गया, और आंधी तूफान आने से इस ट्रांसमिशन लाइन में पेड़ गिर गया, पेड़ गिरने से आपकी जो लाइन है, पेड़ गिरने से जो आपकी लाइन है वो अर्थ में टच कर जाएगी। किससे टच कर जाएगी? अर्थ से, इसे अर्थ में। आगे तक लाइन जा रही थी, ध्यान से देखिए, ये आगे लाइन जा रही थी, ध्यान से देखो, पहले मैं दिखा देता हूं, ये लाइन थी, ठीक है, दिस इज द लाइन, ये रिसीविंग एंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज रिसीविंग एंड, दिस इज रिसीविंग, ठीक है। अभी ये बताओ, लाइन की लेंथ काफी ज्यादा है, अगर लाइन की लेंथ ज्यादा है तो इंपीडेंस ज्यादा है, तो रेटेड करंट फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? हेलो, अभी कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? रेटेड करंट फ्लो कर रहा है। रेटेड करंट क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि अभी लाइन का इंपीडेंस बहुत ज्यादा, लेंथ ज्यादा है ना, लेंथ ज्यादा है तो लाइन का इंपीडेंस ज्यादा है, इंपीडेंस ज्यादा है तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस करंट, इंपीडेंस ज्यादा है तो करंट आपका रेटेड करंट फ्लो करेगा, इससे कम करंट फ्लो करेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो यहां कहीं पेड़ गिर गया, पेड़ गिर गया और आपकी जो लाइन है वो अर्थ से टच करे, जिसको बोलते हैं अर्थ से टच मतलब ग्राउंड हो गया, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मान लो आंधी तूफान आ गया और जिसकी वजह से आपकी जो लाइन है वो अर्थ से टच कर दी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फॉल्ट, दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं दैट इज लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होती है, और जैसी फॉल्ट अकर होगी तो आप देखेंगे आपका करंट कैसे पास करे, करंट इज ऑलवेज फॉलो लो रेजिस्टेंस पाथ। ग्राउंड क्या होता है? जीरो रेजिस्टेंस होता है, तो करंट अब ऐसे पास करेगा, फॉल्ट करंट ऐसे पास करेगा, यहां से ग्राउंड से होता हुआ जनरेटर के टर्मिनल से निकलेगा और ऐसे अपने पाथ को कंप्लीट करेगा, तो दिस इज फॉल्ट करंट फ्लो करे। आगे करंट नहीं जाएगा, आगे करंट नहीं जाएगा, करंट यहां से आएगा और यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया है, पूरा पूरा करंट शॉर्ट सर्किट से क्या कर जाएगा? पास कर जाएगा, ठीक है, ग्राउंड से पास कर जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द कौन सा करंट फ्लो करेगा? फॉल्ट करंट। फॉल्ट करंट कैसे फ्लो करेगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फॉल्ट करंट, फॉल्ट करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। और आप देखेंगे इतने पाथ का इंपीडेंस जब आप देखेंगे तो इंपीडेंस तो बहुत कम होगा, तो फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, रेटेड से बहुत ज्यादा करंट पास करेगा, आपके डिवाइस से फॉल्ट करंट पास करने लगेगा। और अगर डिवाइस से फॉल्ट करंट पास करेगा, क्योंकि फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे डिवाइस से ओवर करंट फ्लो कर जाएगा। तो ये सिचुएशन हो सकती है, आपका सीआर किसी भी लाइन पे लगा है और अगर मान लीजिए किसी वजह से एक्सीडेंटली आपकी जो है तार टूट गया या फिर आपका जो है पेड़ गिर गया या फिर कुछ भी दिक्कत हुई जिसकी वजह से आपके एक्सीडेंटली फॉल्ट करंट फॉल्ट होगा, जिसकी वजह से फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, तो आप देखेंगे डिवाइस से जो करंट पास करेगा दैट इज आई स्क्वायर आर लॉसेज। चूंकि फॉल्ट करंट बहुत ज्यादा है तो लॉसेज क्या हो जाएंगे? आई स्क्वायर आर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से डिवाइस का जो टेम्परेचर है, हीटिंग इफेक्ट इज वेरी वेरी, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा और टेम्परेचर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी जो डिवाइस है उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा और डिवाइस आपकी क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी, डैमेज। तो ये चीज आपको पहले क्लियर होनी चाहिए कि हमेशा अगर आपकी डिवाइस से कभी भी ओवर करंट, रेटेड से ज्यादा करंट पास किया, रेटेड से ज्यादा करंट कभी भी पास कर सकता है, फॉल्ट कभी भी ऑकर हो सकती है। तो अगर रेटेड से ज्यादा करंट पास किया तो आपकी डिवाइस का टेम्परेचर, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आपकी डिवाइस बर्नआउट हो जाएगी या फिर डैमेज हो जाएगी। तो कभी भी डिवाइस से जब भी ओवर करंट फ्लो करेगा तो इस ओवर करंट से डिवाइस को डैमेज होने से बचाना होगा। तो आप कैसे बचाएंगे? करंट हमेशा डिवाइस से पास करता है,
करंट हमेशा किससे पास करता है? डिवाइस से पास करेगा। तो जो भी मैं प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट लगाऊंगा जो इस ओवर करंट को डिवाइस से फ्लो करने से रोकेगा, क्योंकि वो करंट डिवाइस से पास करेगा, तो प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट भी डिवाइस के साथ सीरीज में लगा होना चाहिए। ठीक है, सीरीज में लगा होना चाहिए। तो ओवर करंट से प्रोटेक्शन करने के लिए जो भी आप प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट यूज करेंगे वो डिवाइस के साथ सीरीज में लगा होगा, क्योंकि जो करंट डिवाइस से पास करेगा वही ओवर करंट प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट से पास करेगा। और अगर ओवर करंट प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट से पास किया तो प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट आपकी जो है इस डिवाइस को उससे बचाएगी। कैसे बचाएगी? अगर करंट को डिवाइस से फ्लो करने से बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मेरे करंट को डिवाइस से फ्लो करने से बचाना है, करंट डिवाइस से ना फ्लो करे, तो मुझे अपने सर्किट को क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ओपन। अगर सर्किट ओपन हो जाएगा तभी आपकी डिवाइस से करंट फ्लो करना क्या होगा? बंद होगा। ठीक है, तो जनरली आप क्या करते हैं, जैसे घरों में आप देखेंगे, घरों में अगर ओवर करंट आपका आता है तो उससे प्रोटेक्शन करने के लिए आप क्या करते हैं? सर्किट को ब्रेक करते हैं। सर्किट को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। घरों में सर्किट को ब्रेक करने के लिए क्या लगा होता है? हेलो, सर्किट में, घरों में सर्किट को ब्रेक करने के लिए क्या लगाते हैं? फ्यूज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एमसीवी या फिर फ्यूज बोलते हैं। ठीक है, फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? जब आप देखेंगे कि जब भी आपकी लाइन में ओवर करंट फ्लो करता है तो फ्यूज सीरीज में लगा होता है, फ्यूज से भी ओवर करंट फ्लो करेगा, क्योंकि फ्यूज से जब भी ओवर करंट फ्लो करेगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेज काफी ज्यादा होंगे। जो फ्यूज होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो जैसे ही रेटेड से हल्का सा भी ज्यादा करंट पास किया तो आई स्क्वायर, करंट हल्का सा, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो दैट इज नथिंग बट द, आप क्या बोलेंगे? आई स्क्वायर आर लॉसेज क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। आई स्क्वायर आर लॉसेज अगर बढ़ जाएंगे तो इमीडिएटली हीटिंग काफी ज्यादा जो है डेवलप होगी, हीट ज्यादा डेवलप होगी, तो इमीडिएटली आपका फ्यूज क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, सर्किट को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। तो अगर मैं बात करूं कि अगर आप तो हमेशा देखेंगे कि जनरली जो है, अगर मैं अपने किसी भी डिवाइस को ओवर करंट से बचाना चाहता हूं, ओवर करंट से डैमेज होने से बचाना चाहता हूं, तो जनरली अगर रेटिंग कम है तो आप क्या करते हैं? आप अपने एससीआर के सीरीज में क्या कनेक्ट कर देते हैं? फ्यूज को कनेक्ट कर देते हैं। एससीआर के सीरीज में फ्यूज को कनेक्ट कर देंगे तो जैसी ओवर करंट आपकी डिवाइस से पास करेगा, फ्यूज से भी ओवर करंट पास करेगा। ओवर करंट जैसी फ्यूज से पास करेगा तो फ्यूज में क्या हो जाएगा? इमीडिएटली आई स्क्वायर आर लॉसेज बहुत ज्यादा होंगे। करंट अगर रेटिंग से ज्यादा फ्लो किया तो आई स्क्वायर आर लॉसेज ज्यादा होंगे, इमीडिएटली हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, इमीडिएटली फ्यूज जो है क्या होगा? मेल्ट कर देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा और आपकी डिवाइस से जो ओवर करंट पास कर रहा था उस ओवर करंट को पास करने से रोक देगा और आपकी डिवाइस डैमेज होने से क्या हो जाएगी? बच जाएगी। ठीक है, लेकिन ये बताओ, ये तो मैंने बताया जब आप अपने कॉलेजों में वर्क करते हैं। कॉलेजों में जो एससीआर यूज करते हैं उसकी रेटिंग होती है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, वहां पर करंट रेटिंग ज्यादा होती है, तो एससीआर को ओवर करंट से बचाने के लिए फ्यूज लगा देते हैं। लेकिन जो फ्यूज होना चाहिए उसकी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए फ्यूज की? जो फ्यूज होना चाहिए वो आपका फास्ट, क्या होना चाहिए? फास्ट एक्टिंग होना चाहिए, मतलब उसका एक्शन तुरंत होना चाहिए। जैसे ही डिवाइस से ओवर करंट पास करेगा इमीडिएटली उसको मेल्ट होना पड़ेगा। ठीक है, इमीडिएटली उसको क्या होना पड़ेगा? मेल्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने मेल्ट होने में ज्यादा टाइम लिया तो जितनी, अगर मेरी डिवाइस से 1 से 2 सेकंड या फिर 3 सेकंड तक ओवर करंट पास किया तो डिवाइस बर्न आउट हो जाएगी। तो आप देखेंगे जो आपका फ्यूज होना चाहिए वो 1 सेकंड या फिर उससे कम टाइम पे ही मेल्ट हो जाना चाहिए, मतलब उसका एक्शन बहुत फास्ट होना चाहिए। एक तो मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए और दूसरा उसका जो एक्शन होना चाहिए वो इमीडिएटली फास्ट होना चाहिए। तो ऐसे फ्यूज जिनकी जो है आपका ऑपरेशन टाइम बहुत कम होता है और जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है उसको बोलते हैं फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज। ठीक है, दैट इज फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज। इसको जनरली शॉर्ट में बोलते हैं फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज, दैट इज कॉल्ड FACLF। FACLF, इन फ्यूज को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। लेकिन ये जो फ्यूज होते हैं इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और इसका एक्शन बहुत फास्ट होता है, मतलब कम टाइम पे ही इमीडिएटली क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। बहुत कम ऑपरेटिंग टाइम इनका कम होता है, मतलब एक्शन बहुत फास्ट होता है और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। जैसे ही ओवर करंट फ्लो करता है इमीडिएटली इनका टेंपरेचर, इनके क्रिटिकल टेंपरेचर बढ़ता है और इमीडिएटली क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। और मेल्ट होते हैं तो आपका जो सर्किट होता है वो ओपन हो जाता है और ओपन होते ही इमीडिएटली आपकी जो डिवाइस है वो ओवर करंट से डैमेज होने से बच जाती है। लेकिन ये बताओ, जो थारिस्टर जिसकी रेटिंग बहुत ज्यादा होगी, जो किलो एम्पियर में करंट फ्लो करेगा, वो तो बेटा ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में सर्किट को ब्रेक करने के लिए क्या यूज करते हैं? हेलो, ट्रांसमिशन लाइन में अगर आपको अपने सर्किट को ब्रेक करना है, करंट को फ्लो करने से रोकना है, तो क्या यूज करते हैं? फ्यूज यूज करते हैं क्या?
नहीं, वहां क्या यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर्स यूज करते हैं। तो अगर एससीआर की करंट रेटिंग बहुत ज्यादा है, अगर वो ट्रांसमिशन लाइन में यूज हो रहा है, तो वहां पर ओवर करंट से डिवाइस को डैमेज होने से बचाने के लिए सर्किट ब्रेकर, क्योंकि जैसी डिवाइस से ओवर करंट फ्लो करेगा वही करंट आपके सर्किट ब्रेकर से फ्लो करेगा। अब रिले लगा होगा, रिले रिले क्या करेगा, उसको ओवर करंट को डिटेक्ट करेगा, देखेगा रेटिंग से ज्यादा है तो इमीडिएटली सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देगा। सर्किट ब्रेकर ओपन होगा तो आपकी डिवाइस से ओवर करंट क्या हो जाएगा, आपका फ्लो होने से रुक जाएगा, ठीक है, जिससे डिवाइस में डैमेज होने से बच जाएगी, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, अगर आपके एससीआर की रेटिंग बहुत ज्यादा है, तब हम ओवर करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए एससीआर के सीरीज में क्या लगाते हैं, सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, जैसे ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। लेकिन अगर आपकी थायरिस्टर की या फिर एससीआर की जो करंट रेटिंग कम है, तो हम उसको ओवर करंट से प्रोटेक्ट कराने के लिए क्या करते हैं, दैट इज एक स्पेशल टाइप के फ्यूज लगाते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और जिनका ऑपरेटिंग टाइम बहुत फास्ट होता है, मतलब इमीडिएटली वो एक्शन में आते हैं, ठीक है। दैट टाइप ऑफ स्विच कॉल्ड द फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज, दैट इज कॉल्ड FACLF, इनको यूज करते हैं। लेकिन ये बताओ कि कई बार ऐसा भी तो होगा ना, कई बार देखो रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी डिवाइस बहुत कीमती डिवाइस है, यू कैन नॉट बी वेस्ट द डिवाइस, कि आपकी गलती की वजह से आप अपने डिवाइस को डैमेज नहीं होने। तो रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कई बार रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर के साथ सीरीज में क्या भी लगा देते, फ्यूज लगा देते। मान लो बाई चांस मेरा जो सर्किट ब्रेकर है वो ऑपरेट नहीं हुआ, रिले मान लो मेरा डैमेज हो गया, रिले मेरा डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, तो सर्किट ब्रेकर ओपन नहीं होगा। सर्किट ब्रेकर अगर ओपन नहीं होगा तो आप क्या करने वाले हैं, आपका ओवर करंट आपकी डिवाइस से पास करेगा, क्योंकि जो डिटेक्शन का काम है वो रिले का काम है, रिले ओवर करंट को डिटेक्ट करेगा और वो सिग्नल भेजेगा सर्किट ब्रेकर को, तब जाके सर्किट ब्रेकर ओपन होगा। मान लो किसी वजह से आपके रिले में फॉल्ट आ गई, रिले आपका सही से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, तो सर्किट ब्रेकर ओपन ही नहीं होगा, ओपन नहीं होगा तो ओवर करंट पास कर जाएगा डिवाइस से, डिवाइस डैमेज हो जाएगी। तो रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि कई बार सर्किट ब्रेकर के साथ सीरीज में फ्यूज भी लगा देते हैं, भैया सर्किट ब्रेकर मान लो नहीं ओपन हुआ तो फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, फ्यूज मेल्ट कर जाएगा तो भी आपकी लाइन क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ओपन हो जाएगी तो आपकी जो डिवाइस है वो डैमेज होने से क्या हो जाएगी, बच जाएगी, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि कई बार अपने सिस्टम की ओवरऑल सिस्टम की डिवाइस, ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए सर्किट ब्रेकर के साथ साथ फ्यूज को भी क्या कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। और ओवर करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली हम या तो सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं या फिर फ्यूज यूज करते हैं। सर्किट ब्रेकर कब यूज करते हैं, जब रेटिंग बहुत ज्यादा होती है सीआर की, जिसको प्रोटेक्ट करना है, और अगर आपकी रेटिंग कम है तो फ्यूज यूज करते हैं। कई बार रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए सर्किट ब्रेकर के साथ साथ फ्यूज दोनों को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगर मान लो सर्किट ब्रेकर ओपन नहीं हो तो फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, फ्यूज तो फ्यूज देखें, फ्यूज में रिलायबिलिटी ज्यादा होती है, जैसे ही और करंट फ्लो करेगा इमीडिएटली वो मेल्ट करेगा, ठीक है। लेकिन सर्किट ब्रेकर में क्या है, दैट इज ए रिले विल बी देयर, इफ देयर इज ए फॉल्ट इन द रिले और सर्किट ब्रेकर इट कैन नॉट बी ऑपरेट, द डिवाइस विल बी डैमेज। तो रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग फ्यूज के साथ साथ क्या भी लगा ले, सर्किट ब्रेकर लगा ले, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपकी डिवाइस से ओवर करंट फ्लो करेगा, एससीआर से उसकी रेटिंग से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, तो आई स्क्वायर आर लॉसेज ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से आपकी डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जैसे उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आपकी डिवाइस बर्नआउट हो जाएगी या फिर डैमेज हो जाएगी। इसलिए ओवर करंट से डिवाइस को प्रोटेक्ट करना क्या होता है, इंपॉर्टेंट। तो लिखना स्टार्ट करें, फिगर बनाओगे क्या, बनाओ जल्दी बनाओ, यहां लिख लो ओवर करंट की वजह से क्या होगा, लिख देता हूं, ड्यू टू ओवर करंट। ओवर करंट का मतलब है रेटेड से ज्यादा करंट फ्लो करना। ओवर करंट का मतलब क्या है, रेटेड, डिवाइस के रेटेड करंट से, डिवाइस के रेटेड करंट से ज्यादा करंट फ्लो करना ओवर करंट कहलाता है। तो ड्यू टू द ओवर करंट अगर डिवाइस से पास करेगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेज क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। आई स्क्वायर आर लॉसेज ज्यादा होने से डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा तो डिवाइस क्या हो जाएगी, बर्नआउट हो जाएगी, दैट इज बर्नआउट हो जाएगी, और बर्नआउट होने के बाद डिवाइस क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, डैमेज।
इसलिए ओवर करंट से डिवाइस को क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करो। चलो, तो हमेशा जब भी आप अपनी डिवाइस को ओवर करंट से प्रोटेक्ट, करंट डिवाइस से पास करता है, इसलिए जो भी प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट वो डिवाइस के सीरीज में लगेगा। करंट को फ्लो करने से रोकने के लिए आपको सर्किट को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए सीरीज में ही लगाना है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। तो लिख रहा हूं, टू प्रोटेक्ट द SCR from the over current, we use फ्यूज और सर्किट ब्रेकर। अगर रेटिंग कम है तो फ्यूज यूज करते हैं, अगर रेटिंग ज्यादा है तो सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। वी यूज फ्यूज और सर्किट ब्रेकर ट्रांसमिशन लाइन में लगा तो सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे, घर में लगा है तो फ्यूज यूज करेंगे। ठीक है, या फिर आप अपने कॉलेज में इन सीरीज वी यूज फ्यूज और सर्किट ब्रेकर इन सीरीज with the SCR. We use fuse और सर्किट ब्रेकर इन सीरीज विद द SCR। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। पहला चीज क्लियर होना चाहिए, अगर आप अपने सिस्टम की रिलायबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, कई बार ट्रांसमिशन लाइन में सर्किट ब्रेकर आपके वर्क नहीं करते हैं, तो रिलायबिलिटी की नहीं डैमेज हो तो फ्यूज भी लगा देते हैं चीज में, दोनों को यूज करते हैं, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर। तो लिखेंगे फॉर इंप्रूविंग the reliability in some of the cases, for improving the reliability in the some of the cases, कुछ केसेज में we connect, लिखो we connect fuse and circuit breaker both, we connect fuse and circuit breaker both in series with the SCR from the over current प्रोटेक्शन। ठीक है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, या तो फ्यूज यूज करते हैं तो सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, वो सीरीज में लगा होता है। लेकिन कई केसेस में रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए फ्यूज और सर्किट ब्रेकर दोनों को यूज कर लिया जाता है। ठीक है, अब जो है जो फ्यूज यूज करते हैं उस फ्यूज का नाम क्या होता है, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। फ्यूज जो हम यूज करते हैं नॉर्मल फ्यूज यूज नहीं करते हैं, दैट फ्यूज इज नोन एज स्पेशली फ्यूज दैट इज कॉल्ड FACLF। लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। टू प्रोटेक्ट द SCR from overcurrent we use a special type of fuse which is known as
FACLF, which is known as FACLF. That is, FACLF का मतलब है फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज। मतलब एक्शन बहुत फास्ट होता है और करंट की एक लिमिट होती है। लो, करंट की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से जैसे ही करंट पास करेगा इमीडिएटली एक्शन में और इमीडिएटली मेल्ट होगा। मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और ऑपरेटिंग टाइम बहुत कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑपरेटिंग पॉइंट इज वेरी वेरी स्मॉल, विद इन द माइक्रो सेकेंड या फिर इन मिली सेकेंड ये आपके ओपन हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। 1 सेकंड तो बहुत बड़ा टाइम हो गया, माइक्रो सेकंड या फिर मिली सेकंड में ही आपका मेल्ट हो जाएगा। लिख रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में ये वर्ड आपको दिखाई देगा, FACLF। ठीक है, लिख रहा हूं, द मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट लिखो, द मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑपरेटिंग टाइम ऑफ FACLF मतलब फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज इज very very small, which is lies in the range of माइक्रोसेकंड से लेके मिली सेकंड के बीच, इतने ही देर में ये खत्म हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। बहुत ऑपरेटिंग टाइम बहुत कम होता है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम। ठीक है, चलिए, तो एक इसके नीचे फिगर बना लेंगे, एक इसके नीचे फिगर बनाएंगे। SCR को अगर मुझे ओवर करंट से डैमेज होने से बचना है, SCR को अगर मुझे ओवर करंट से डैमेज होने से बचाना है, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड एंड दिस इज गेट। अगर मैं SCR को ओवर करंट से डैमेज होने से बचाना चाहता हूं तो SCR के साथ सीरीज में ओवर करंट से प्रोटेक्शन के लिए SCR के साथ सीरीज में क्या लगा देते हैं, या तो फ्यूज लगा देते हैं या फिर सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं या फिर दोनों यूज कर लेते हैं। ओवर करंट से ये जो है, जो आपका मैंने फ्यूज सर्किट ब्रेकर ऐसे दोनों लिखा है, ये किससे बचाता है SCR को? ये पहली प्रोटेक्शन से बचाता है, दैट इज ओवर करंट प्रोटेक्शन से। ओवर करंट से डैमेज, ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर करंट से डैमेज होने के लिए फ्यूज सर्किट ब्रेकर या फिर दोनों। फ्यूज में भी कौन सा फ्यूज यूज करते हैं? FACLF, फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज। नीचे की लाइन रीड कर दे, नीचे वाली लाइन लिखी हुई है बेटा, द मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑपरेटिंग टाइम ऑफ ए FACLF इज वेरी वेरी स्मॉल, व्हिच इज लाइज इन द रेंज ऑफ माइक्रो सेकंड से लेके मिली सेकंड। बस इतनी देर में ये काम हो जाता है इसका। ठीक है, एक मैं अलग से फिगर बनाऊंगा, आपको इस तरह 1 बाय 1 करके बनाना है, जो मैं अलग से। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवर वोल्टेज। नेक्स्ट है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। नेक्स्ट लिखे दूसरी प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। जनरली ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन करने के लिए क्या यूज करते हैं, बताओ जरा, किसी को आइडिया है? SCR को अगर ओवर वोल्टेज से डैमेज होने से बचाना है तो क्या यूज करते हैं? SCR को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन करने के लिए क्या यूज करते हैं? किसी को नहीं मालूम?
वेरिएस्टर्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वेरिएस्टर्स। वेरिएस्टर नाम सुना जैसा लग रहा होगा, वेरिएस्टर, रजिस्टर, MOV, हाँ, दैट इज मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर, MOV। सही, दैट इज सहीम खान, सहीम खान ने बोला MOV, दैट इज मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर। मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर मींस दैट इज, अरे सर्ज रजिस्टर नहीं यूज करते, सर्ज रजिस्टर, पगला गए कब से? ठीक है, सर्ज रजिस्टर कहां पहुंच गए तुम? ठीक है, उतना ज्यादा सर्ज इज वेरी वेरी हाई इंटेंसिटी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उतना हाई वोल्टेज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली जो है वेरिएस्टर्स यूज करते हैं सीआर को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो नाम में रजिस्टर वर्ड आ रहा है तो रजिस्टर ही होगा। मेटल ऑक्साइड जितने भी रजिस्टर होते हैं वो सारे सारे वेरिएस्टर की बिहेव करते हैं। हाई वोल्टेज पे लो रेजिस्टेंस और आपका लो वोल्टेज पे हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा एससीआर क्या होता है? डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो इसको कल डिस्कस करेंगे। कल मैं आपके लिए लगभग एससीआर की प्रोटेक्शन फिनिश कर दूंगा। गेट की बच जाएगी लेकिन एससीआर की प्रोटेक्शन विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, अब 6 बजे से आपकी मशीन की क्लास है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरे इंडक्शन का कल ही MOV जला है ओवर वोल्टेज से। अच्छा, तभी तुम बता रहे हो। सहीम खान कह रहे हैं कि इनका MOV कल जल गया था इंडक्शन का। कोई बात नहीं, हाँ, डिवाइस का लेक्चर अपलोड कर देते हैं अभी। जो है आज डिवाइस की क्लास नहीं है सर, थोड़ा सा एक शादी वादी में गए हैं जो है। ठीक है, तो आज क्लास नहीं है आपकी। अब शादियों का सीजन चल रहा है। ठीक है, तुम लोग भी जॉब पा जाओगे, तुम लोग की भी शादियां हो जाएंगी, है ना? बुलाओगे कि नहीं हो बुलाओगे? है? नहीं बुलाएगा कोई, सब तो कह रहे मुंडी ला रहे, नहीं बुलाएंगे सर। वेरी गुड, चलो, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आएंगे, बुलाओगे तो बिल्कुल आएंगे। शादी में पनीर बनता है, पनीर तो खाने आएंगे ही। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।